क्या स्ट्रीम लेनी है डिसाइड कर लिया है, या फिर माइंड में है अभी भी एक कंफ्यूजन कि कौन सी है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम जो आपको करनी चाहिए चूज। तो आज का ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने या तो ये डिसाइड कर लिया है कि हमें तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को ही करना है चूज, या फिर जिनके माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या हमें ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 एंड आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट क्लास 11 ह्यूमैनिटी स्ट्रीम फॉर 2025-2026 सेशन। और आपके सारे ही डाउट्स, भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको क्लैरिटी हो या फिर आप अभी तक डिसाइड ना कर पाए हो, इस सेशन के एंड होने तक वो सारे के सारे डाउट्स होने वाले हैं आपके क्लियर। बट सबसे पहला सबसे बड़ा मिथ जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को लेकर बच्चों के दिमाग में है, या फिर मैं कहूँ कि वो अपने आसपास से ऐसी चीजें सुनकर ये समझने लगते हैं कि क्या ह्यूमैनिटीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते। क्या हमारी जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है वो इतनी इजी है? बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि इस ह्यूमैनिटीज इजी। बच्चे, ये सबसे बड़ा मिथ है और ये सबसे बड़ी एक गलत बात है। अगर आपको सोचिए कि 3 स्ट्रीम्स ऑफर की जा रही हैं जिनमें से आपको चूज करना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो वो इस बेसिस पर नहीं है कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे साइंस एंड कॉमर्स में एंड सारे ना पढ़ने वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में। ये सबसे बड़ा मिथ है, बल्कि आपके लिए स्ट्रीम्स को इसीलिए बनाया गया है कि 10th के बाद आपको जिन पर्टिकुलर तरीके के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है वो एक स्ट्रीम में हो और आप उस स्ट्रीम को चूज करें और उस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ें, ना कि इस बेसिस पर कि होशियार बच्चे एक स्ट्रीम में और बाकी के बच्चे एक साइड। तो अपना ये मिथ कर दीजिए बिल्कुल खत्म। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में भी बच्चों को बहुत करनी पड़ती है मेहनत, बहुत करनी पड़ती है पढ़ाई। यहाँ सब्जेक्ट्स है काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ों में एनालिटिकली सोचना पड़ता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि ह्यूमैनिटीज सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको पढ़ना पसंद नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया मैम कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ह्यूमैनिटीज एक इजी स्ट्रीम है। ओके, यहाँ पर भी करनी है आपको पढ़ाई, लेकिन वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं मैम जो हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में पढ़ते हैं? देखिए बच्चे, सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको ये सारे नहीं पढ़ने होते। ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कि आपके स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। ओके, और जो भी सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में इनमें से अवेलेबल होते हैं बच्चे, उन सब्जेक्ट्स में से देन आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, पढ़ने हैं, आप किन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में हो एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। इसके अलावा आपकी इंग्लिश तो मैंडेटरी होती ही है और इन सब्जेक्ट्स में कई बार आपके पास हिंदी भी अवेलेबल होती है, तो आप चूज कर सकते हैं कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो। एंड वन मोर थिंग कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स मैथ्स भी लेते हैं कई बार, ताकि उनका मैथ्स के साथ लिंक बना रहे इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अलावा भी। ओके, अब मैम जब भी हमें चॉइस मिलती है ना, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें बोला कि 11th में अपनी स्ट्रीम चूज कर लो, एक तो वो कंफ्यूजन, प्लस ह्यूमैनिटीज में तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में से चूज करने का ऑप्शन है, तो अगेन कंफ्यूजन। तो बच्चे, यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल से 2 बातें करनी है फॉलो। जब आपके मन में क्वेश्चन आए कि विच सब्जेक्ट्स टू चूज, उन सब्जेक्ट्स में से जिन्हें हम लोगों ने अभी अभी है देखा। ओके, तो बच्चे जब भी आपको ये डाउट लगे कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको करना चाहिए चूज, तो 2 जो बातें आपको करनी है याद। सबसे पहला, जैसा मैंने आपके स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए भी आपसे काफी बार कहा है कि स्ट्रीम वो सेलेक्ट कीजिए जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट हो, जिसके सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपको इंटरेस्ट हो। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है कि सब्जेक्ट्स आप अपने इन सब्जेक्ट्स में से वो चूज कीजिए जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट है? सबसे पहली चीज, जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली समझ आते हैं। दूसरी चीज, जिसमें आप जितना डेप्थ में पढ़ते हैं आपका मन करता है और ज्यादा डेप्थ में पढ़ने का, जिसमें आपको लगता है आप इजीली स्कोर भी कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट को अगर आपको बैठकर पढ़ना भी पड़े 5 से 6 घंटे भी, तो भी आप बोर ना हो, आप उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो। ओके, एंड ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट होता है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट चूज कीजिए। फ्रेंड के अकॉर्डिंग या फिर किसी और पर्सन ने क्या कहा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं चूज। एंड सेकंड थिंग इज कि आप अपना इंटरेस्ट तो देखिए, लेकिन आप
करियर अपॉर्चुनिटीज या फिर करियर स्कोप भी देखिए। आप ये भी एनालाइज कीजिए कि अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो क्या आपके माइंड में कुछ है ऐसी चीज़ कि आपने 11th-12th के बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई करनी, या फिर आपको ऐसा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी कंसिडर करके देख सकते हैं कि कौन सा है वो सब्जेक्ट जो आपको लेना चाहिए, जो आपके लिए आगे हेल्पफुल भी रहेगा। तो आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है चूज। ओके, अब मैम सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, अब रिसोर्सेज यानी कि पढ़ेंगे कैसे। बच्चे भले पढ़ने बैठे ना बैठे, लेकिन पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, किन बुक्स को हमें करना है फॉलो। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात है कि आपको आपकी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में ज़्यादातर सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, आपको एनसीईआरटीज़ को ही करना है फॉलो, एनसीईआरटी से ही करनी है पढ़ाई। प्लस जो चीज़ करनी है आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने हैं अपने नोट्स। क्या बनाने हैं आपको? नोट्स। क्योंकि बुक्स को आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़े उतना कम है, लेकिन अगर आपके पास नोट्स रहते हैं, कंसाइज नोट्स रहते हैं, तो आपको हेल्प मिलती है उस टाइम पर रिविजन करने के लिए जब आपके पास टाइम नहीं होता, यानी कि आपके एग्जाम टाइम पर। ओके, एंड देन यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक्स। बच्चे पहले रेफरेंस बुक्स देखते हैं, देन बुक्स देखते हैं। बच्चे रेफरेंस बुक्स का काम रहता है कि आपको रिवीजन में हेल्प करें, आपको एक आइडिया दे कि किस तरीके के क्वेश्चंस है, कैसे पीवाईक्यूज है, आपको क्वेश्चंस मिले। तो आपको एनसीईआरटीज देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक्स। ओके, अब ये तो मैम हमने समझ लिया कि हमारे पास क्या सब्जेक्ट्स हैं। ह्यूमैनिटीज एक इजी स्ट्रीम नहीं है, एंड सब्जेक्ट्स चूज करने हैं तो उसको कैसे करें चूज। अब सबसे बड़ी बात कि गलतियां क्या नहीं करनी है आपको आपकी क्लास 11th में, और अभी स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हुआ हो आपने अगर ये गलतियां की भी हैं तो। ओके, सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी गलती, अंडर एस्टिमेटिंग द सब्जेक्ट्स। बच्चे कुछ सब्जेक्ट को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि इसको तो हम सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। नहीं बच्चे, आपके क्लास 11th में सारे सब्जेक्ट्स न्यू हैं, इन डेप्थ पढ़ने हैं आपको, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और पढ़ाई अपनी करनी है। ओके, सेकेंड मिस्टेक इज नॉट रीडिंग एनसीईआरटीज प्रॉपर्ली। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि आपको एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, नोट्स बनाने हैं, तो एनसीईआरटीज को इग्नोर करने की गलती नहीं करनी। ओके, इग्नोरिंग रेगुलर नोट मेकिंग, जैसा मैंने जस्ट मेंशन करा, आपको नोट्स बनाने हैं और ये नोट्स आपको किसी और के लिए नहीं बनाने, आप अपनी ही हेल्प कर रहे हैं अगर आप अभी नोट्स बनाकर रेडी कर लेते हैं तो। ओके, फोर्थ थिंग इज नो स्टडी प्लान और टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चे मोस्टली कर रहे होते हैं और ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब होता है या फिर उनके पास कोई स्टडी प्लान ही नहीं होता, एंड जब लास्ट के 10 या 15 डेज बचते हैं एग्जाम में तो बच्चे फिर सर्च करते हैं कि लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इतना सारा सिलेबस कवर करने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी बच्चे, वो भी उन्हीं बच्चों के काम आती है जिन्होंने पढ़ रखा है और जिन्हें अब रिविजन करना है। तो टाइम टेबल तो आपको अभी से बनाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास 11th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, अच्छे मार्क्स से आप पास हो रहे हैं। ओके, एंड फिफ्थ मिस्टेक इज अवॉइडिंग राइटिंग प्रैक्टिस। तो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि 10 तक आपको इसी चीज़ की हैबिट रही होती है कि आपको छोटे छोटे थोड़े आंसर लिखने होते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन आपको जब क्लास 11th में आपने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लिया जहाँ सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है, तो आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना एक आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है, क्योंकि नंबर तो आपको आंसर लिखने के ही मिलने वाले, क्वेश्चन दोबारा उतार कर आएंगे सिर्फ पेपर में, तो उसके मार्क्स आपको कोई नहीं देने वाला। तो आपको सीखना होगा कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स में करनी है। ओके, तो ये थी पूरी की पूरी बात कि आपकी क्लास 11 ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में क्या क्या है, कैसे कैसे है। अगर आपको कंफ्यूजन है, लेनी है नहीं लेनी है, लें तो क्या पढ़ेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में कर ली हैं बच्चे कवर, एंड आई होप काफ़ी सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी होगी अपनी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रिलेटेड। ओके, तो अब बस इतना कीजिए कि जो आपने डिसाइड कर लिया है अगर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेनी है तो थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस देख लीजिए, एटलीस्ट अपनी बुक्स खोल कर देख लीजिए कि उनमें आपको पढ़ना क्या है। एंड बच्चों का वेट तो चल ही रहा है क्लास 10 रिजल्ट को लेकर, तो वेट भी कर लीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लीजिए, बाकी टाइम में एंजॉय भी कर लीजिए, और ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपके लिए कवर होने वाले हैं हमारे चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए
जो करना है कीजिए, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।